हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे हैं। तो आज जो हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो डिस्कस करेंगे। इसके अंदर जो हम चीज़ें देखेंगे वो ये है कि अगर जो आपका एग्ज़ाम होगा, अब जो आपकी डेट शीट आई हुई है, तो इस एग्ज़ाम के अंदर आपके किस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। साथ में हम ये चीज़ देखेंगे कि जो आपका क्वेश्चन पेपर है वो किस तरीके का क्वेश्चन पेपर आता है, प्लस आपके जितने भी क्वेश्चंस माइक्रो इकोनॉमिक्स में या जो आपकी बिजनेस इकोनॉमिक्स होती है, इन दोनों के अंदर हमारे किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, तो वो चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। जो आपका इसके अंदर अगर हम सबसे पहले बात करें कि आपका जो क्वेश्चन पेपर आता है वो क्वेश्चन पेपर आपका किस टाइप का आता है, तो एक चीज़ जो आप ये यहाँ पे याद रखेंगे वो सबसे पहले ये है कि जो क्वेश्चन का पैटर्न है वो किस प्रकार का है, तो वो चीज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। देखिए, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो क्वेश्चन पेपर है वो महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक का है। तो इसी प्रकार से आपका जो गुरुग्राम यूनिवर्सिटी है, जिसको हम जीयू बोलते हैं, गुरुग्राम यूनिवर्सिटी, इसका जो क्वेश्चन पेपर है वो भी कुछ इसी प्रकार का आएगा। और कुल समय जो आपके पास है वो 3 घंटे का आपके पास समय होगा। और जो पेपर होगा वो आपका 80 मार्क्स का, यानी कि 80 नंबर का आपका फुल पेपर होता है इसके अंदर। तो अगर हम बात करें इसमें क्वेश्चंस की, तो आपके जो क्वेश्चन पेपर है वो 4 यूनिट्स के अंदर डिवाइड होगा। यूनिट नंबर 1, जिसको हम इकाई 1 बोलते हैं, इसके अंदर 2 क्वेश्चंस आपके दिए हुए होते हैं, एक क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। कि जो भी सिलेबस हमने फर्स्ट यूनिट में पढ़ा है उस पूरे सिलेबस में से आपके 2 क्वेश्चंस आते हैं। और क्वेश्चन आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज के अंदर आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो आएगा। कि आपके पास अगर 2 क्वेश्चंस जैसे फर्स्ट यूनिट से दिए हुए हैं, तो इनमें से कोई भी आपको एक क्वेश्चन करना है, या तो आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे या फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे। देखिए, अगर नए रूल की हम बात करें तो न्यू रूल के अकॉर्डिंग चीज़ें क्या चलती हैं, उसके अकॉर्डिंग ये है कि टोटल जो आपके पास क्वेश्चंस हैं, टोटल क्वेश्चन आते हैं 9। जैसे यहाँ पे ये लिखा भी हुआ है कि आपके पास जो कुल क्वेश्चंस हैं वो 9 क्वेश्चंस होते हैं आपके। तो 9 क्वेश्चंस में से आपको क्या है, आउट ऑफ 9 में से आपको कितने क्वेश्चन करने हैं, सिर्फ और सिर्फ 5 क्वेश्चंस। एग्जाम में कितने आएंगे, 9 क्वेश्चन करने, कितने हैं, 5 क्वेश्चन। तो हो सकता है कि जो न्यू रूल है उसके अकॉर्डिंग आपको एनी 5 क्वेश्चन, यानी कि कोई भी 5 क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे। तो एक कोई भी जो 5 क्वेश्चन है वो किस प्रकार से किए जाते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि यूनिट्स नहीं होती और आपको सिर्फ क्या है, क्वेश्चन दे दिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, 5, उसके बाद 6 है, फिर 7 है, 8 और फिर 9। इस तरीके से 9 क्वेश्चन दे दिए जाएंगे। और इन 9 क्वेश्चंस में से आप कोई भी 5 क्वेश्चन आपको करने हैं। जैसे आप फर्स्ट 5 क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं अगर आपको आते हैं तो, या फिर आप सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, सेवन्थ, एट्थ और 9। टोटल आपको इन 9 में से कितने क्वेश्चन करने हैं, इन 9 में से आपको टोटल 5 क्वेश्चन करने पड़ेंगे। अब ये किस प्रकार की गाइडलाइन आती हैं, किस प्रकार के दिशा निर्देश आएंगे यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो जब आपका एग्ज़ाम होगा तो उस टाइम पे ये चीज़ें आपको क्लास में बता दी जाएंगी। तो ये आपका है कि आपकी यूनिट नंबर 1 है जैसे, तो उसमें 2 क्वेश्चन आ गई। फिर आपका यूनिट नंबर 2 है, तो जो सिलेबस हमने यूनिट नंबर 2 में पढ़ा है तो उसके अंदर क्वेश्चंस आएंगे, 2 क्वेश्चंस उनमें से। फिर इसी प्रकार से आपके पास जो यूनिट नंबर 3 है वहाँ से 2 क्वेश्चन आएंगे। फिर यूनिट नंबर 4 है आपके पास, उसमें से आपके पास 2 क्वेश्चन आएंगे। और एक जो आपके पास यूनिट नंबर, या तो आप इसको 5 बोल लीजिए, या कई बार ऐसा होता है कि इसको आप यूनिट 1 भी आ जाती है। तो इसके अंदर क्या है, टोटल कुल मिला के आपके पास 8 क्वेश्चन होते हैं इसके अंदर। और ये 8 क्वेश्चंस क्या हैं आपके पास, जैसे क्वेश्चन नंबर 9 में इसका दिया हुआ है कि इसमें टोटल आपके 8 क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, 2 है, 3, 4, 5, 6 और 2 क्वेश्चन और हैं जैसे हमारे पास दिए हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। ये टोटल आपके पास क्या है, जो 9 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 9 है,
इसके अंदर सब पार्ट्स दिए हुए हैं, जैसे 1 2 3 ऐसे करके टोटल 8 पार्ट्स तक ये आपके पास दिए हुए हैं, यानी कि इसके 8 भाग हैं। इसके अंदर क्वेश्चन कितने हैं? 8 क्वेश्चन है, और एक क्वेश्चन कितने नंबर का है? 2। तो 16 मार्क्स का आपका एक ये क्वेश्चन हो जाता है। तो ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आंसर होते हैं जो कि आपके सभी यूनिट्स में से आते हैं। तो इस प्रकार से आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो डिज़ाइन किया जाता है। तो अब ये जो क्वेश्चन पेपर है जब आपके पास आएगा तो आपको इस क्वेश्चन पेपर को अटैम्प्ट करना है, और ये मैं बता चुका हूँ कि इसके लिए आपको 3 आवर्स का यानी कि 3 घंटे का आपको फुल टाइम मिलता है, और 5 क्वेश्चन आपको करने हैं। अगर हम बात करें कि आपको एक क्वेश्चन जो है उस एक क्वेश्चन के लिए अगर हम बात करें कि आपको एक क्वेश्चन करना है जिसके जो मार्क्स हैं वो 16 मार्क्स का जो आपका पास क्वेश्चन पेपर है, तो अगर स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूज़न रहता है कि इसमें कितने पेज आपको फिल करने हैं, तो मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको 6 to 8 पेजेस जो है वो एक क्वेश्चन के लिए आपको मिनिमम जो है वो भर के आने होते हैं। कितनी शीट आती हैं आपकी? टोटल सीट आपके पास आती हैं 36। तो इन 36 सीट में से आप 6 से 8 सीट जो है वो एक क्वेश्चन के लिए आप यूज़ करेंगे। तो ये है आपके पास। अगर फिर भी आपको डाउट है कि ये पेज किस टाइप से होते हैं, तो आप एक बारी मुझसे पर्सनली पूछ सकते हैं, या तो आप मुझे कॉल कर लें या आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए अब फिर हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पे आते हैं। अगर हम बात करें कि क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की, तो यहाँ पर मैंने कुछ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उनको डिस्कस किया है चैप्टर वाइज। तो हमारे पास जो पहला जो हमारे पास चैप्टर है वो आपके पास आता है कंसेप्ट्स ऑफ डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड, जिसको हम बोलते हैं मांग की अवधारणाएं। ये क्या है? मांग की अवधारणाएं और मांग का नियम। इस चैप्टर में से मैंने जो क्वेश्चन निकाला है, फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द मीन ऑफ डिमांड? मांग का अर्थ क्या है? पहला आपका क्वेश्चन है कि मांग का अर्थ क्या है। मेंशन इट्स फैक्टर विच इन्फ्लुएंस द डिमांड ऑफ कम्युनिटी। ये कह रहा है कि आप वो साधन बताएं जो वस्तु की मांग को प्रभावित करते हैं। तो ये हमें क्या है यहाँ पर बताना है। तो इसमें क्या है, ये क्वेश्चन आप कैसे लिखेंगे? फर्स्ट इसके अंदर जो आता है कि आपका इंट्रोडक्शन है, जिसको हम हिंदी में या तो बोलते हैं भूमिका या आप इसको बोलते हैं परिचय। तो सबसे पहले आपको ये लिखना है। उसके बाद आप डेफिनेशन लिखते हैं जिसको हम बोलते हैं परिभाषा। उसके बाद आप इसी के साथ में आप जो नीचे लिखेंगे वो आपकी एक्सप्लेनेशन होती है। एक्सप्लेनेशन जिसको हम बोलते हैं व्याख्या। और इसी व्याख्या के अंदर आप लिखेंगे फैक्टर्स, यानी कि जो साधन या तत्व होते हैं जो आपकी मांग को प्रभावित करते हैं। इसको मैंने जो है लिखा हुआ है कि क्यू एक्स जैसे होता है कि वस्तु की मांग जो है, कि अगर आपके पास कोई वस्तु एक्स है तो वस्तु एक्स की जो मात्रा है वो किस किस चीज़ से प्रभावित होती है। तो सबसे पहले हमारे पास ये क्या है? एफ है। एफ हमें बताता है किसको? फलन को। उसी प्रकार से पी एक्स है। पी एक्स हमें बताता है वस्तु की कीमत, कि जो आपके पास वस्तु एक्स की कीमत क्या है। उसके बाद आपके पास पी आर है कि संबंधित वस्तु की कीमत, संबंधित वस्तु की कीमत क्या है। उसके बाद वाई आपका क्या बताता है? आय को, यानी कि इनकम को। उसके बाद डब्लू आपके पास बताता है वेल्थ को, कि जो संपत्ति है वो किस प्रकार की है। उसके बाद टी हमें बताता है टेस्ट को, यानी कि आपकी जो रुचि है वो किस प्रकार की है। उसके बाद ई हमें बताता है एक्सेप्टेशंस, यानी कि जो भविष्य की जो आपके पास भविष्य की उम्मीदें कैसी हैं, भविष्य की संभावनाएं हम इसको बोल सकते हैं। तो ये हमारे पास आता है भविष्य की संभावनाएं। तो ये इस क्वेश्चन के अंदर आपको ये चीज़ें जो है वो एक्सप्लेन करनी है।
उसके बाद अगर हम बात करें इसके अंदर कि इसके अंदर और क्या चीज़ जाएंगे हमारे पास, इसके बाद जो लास्ट हमारे पास आता है वो आता है कंक्लूज़न। कंक्लूज़न को हम हिंदी में बोलते हैं निष्कर्ष, कि आपने जो ऊपर बातें लिखी हैं इस बात का निष्कर्ष क्या है, कि आपकी जो बात का मुख्य उद्देश्य है वो क्या रहा है। तो आप अपनी बात को यहाँ पर उसका निष्कर्ष लिखेंगे पूरी बात का। उसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन आता है वो सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास। उसके बाद हमारे पास क्या है, सेकंड क्वेश्चन आता है। और सेकंड क्वेश्चन के अंदर हम क्या क्या चीज़ें पढ़ते हैं एक बारी हम वो यहाँ पर देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन के अंदर जो हमारे पास है वो है कि व्हाट इज़ डिमांड कर्व, कि जो मांग वक्र है वो क्या है, मांग वक्र क्या है ये है। उसके बाद वाई डज द डिमांड कर्व स्लोप डाउनवर्ड टू राइट, कि जो आपके पास मांग वक्र दाईं ओर झुका हुआ क्यों होता है। या हम इसको लिख सकते हैं मांग वक्र का ढलान बाएं से दाएं नीचे की ओर क्यों होता है। एंड देयर आर एनी एक्सेप्शंस टू डू इट, कि क्या इसके कोई अपवाद हैं। यानी कि इस क्वेश्चन के अंदर जो आपको बताना है कि आपका जो मांग वक्र है वो क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या है। दूसरा, इसके अंदर आपको बताना है कि जो आपके पास मांग वक्र होता है वो बाएं से दाएं, यानी कि इस प्रकार का जो आपका मांग वक्र है वो ढलान उसका ऐसा क्यों होता है, ये रीज़न आपको बताने हैं। उसके बाद अगर हम बात करें इन रीजन्स की, तो इन रीजन्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं, कि अगर हम बात करें इन रीजन्स की, तो यहाँ पर मैंने जैसे रीजन लिखा है कि आपका फर्स्ट रीजन होता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जिसको हम बोलते हैं घटती सीमांत उपयोगिता के कारण। दूसरा हमने लिखा है इनकम इफेक्ट, जिसको हम बोलते हैं आय प्रभाव। थर्ड हमने लिखा है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, जिसको हम बोलते हैं प्रतिस्थापन प्रभाव। फोर्थ मैंने लिखा है डिफरेंट यूज, जिसको हम बोलते हैं विभिन्न उपयोग। फिफ्थ मैंने लिखा है साइज ऑफ कंज्यूमर ग्रुप। उसके बाद जो हमारे पास फिफ्थ आता है, फिफ्थ हमारे पास आता है उपभोक्ता समूह का आकार, ये हमारे पास आता है। तो ये सभी क्या है, कारण है कि आपका जो मांग वक्र है वो बाएं से दाएं जो नीचे की ओर, यानी कि इस जो शेप है उस शेप का क्यों होता है, तो ये इसका कारण है। तो ये चीज़ हम यहाँ पे देखेंगे। उसके बाद आपके एक्सेप्टेशंस, यानी कि जो अपवाद हैं मांग वक्र के वो क्या हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं मांग वक्र के अपवाद। मांग वक्र या अपवाद का मतलब है कि आपका जो नॉर्मल मांग वक्र होता है वो आपका इस तरीके का होता है बाएं से दाएं नीचे की ओर, और अपवाद की स्थिति में आपका जो मांग वक्र होता है वो आपका होता है बाएं से दाएं ऊपर की ओर। तो ये किस किस के केस के अंदर हो सकता है, तो ये यहाँ पर जो है उस चीज़ की यहाँ पर बात करी गई है। कि अगर हम बात करें कि एक तो आर्टिकल्स ऑफ डिस्टिंक्शंस, कि जो आप आर्टिकल्स यानी कि कुछ ऐसी वस्तुएं आप यूज़ कर रहे हैं जो कि कम मात्रा में उपलब्ध हैं, या हम ये कह सकते हैं कि ऐसी वस्तुएं जो कि बहुत ही रेयरली आपको मिलती हैं, तो ऐसी वस्तुओं की जो है वो डिमांड भविष्य में बढ़ सकती है। दुर्लभ वस्तुएं जिसको हम बोलते हैं क्या, इसको हम बोलते हैं
दुर्लभ वस्तुएं, कि अगर कोई वस्तु दुर्लभ है तो वो क्या है, इग्नोरेंस, जिसको हम बोलते हैं कि अगर जो कंज्यूमर है अगर वो वस्तु की जो कीमत है उसको इग्नोर कर दें, यानी कि उसके ऊपर ध्यान ना दें। गिफन गुड्स, यानी कि जिसको हम बोलते हैं गिफन वस्तुएं, इसको हम हिंदी में भी जो है वो गिफन वस्तुएं ही बोलते हैं। एक्सेप्टेशंस ऑफ फॉल एंड राइज इन प्राइस इन फ्यूचर, कि भविष्य के अंदर, भविष्य में वस्तु की कीमत घटना या घटने या बढ़ने की अपेक्षा, या हम इसको हिंदी में और लिख सकते हैं उम्मीद, कि भविष्य के अंदर ऐसी उम्मीद हो कि वस्तुओं की जो कीमतें हैं वो कम या ज़्यादा हो जाएंगी। तो ये चीज़ हम इसके अंदर लिखते हैं। उसके बाद जो आपके पास इसके अंदर आता है वो आपका आता है निष्कर्ष या कंक्लूज़न, आप इसके अंदर लिख सकते हैं। तो ये चीज़ें हमारी यहाँ पे आ जाती हैं। उसके बाद हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है कि थर्ड क्वेश्चन के अंदर आप लिखते हैं कि लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, यानी कि मांग का नियम क्या है, मांग का नियम क्या है। उसके बाद आप लिखते हैं एक्सप्लेन इट्स एक्सेप्टेशंस, यानी कि इसके अपवाद की व्याख्या करें। इसके अपवाद जो हैं वो मैंने आपको अभी बता दिए, तो वो चीज़ें हम यहाँ पे लिखेंगे। इसका वही इंट्रोडक्शन की, इंट्रोडक्शन के अंदर आप जो डिमांड है और क्वांटिटी डिमांडेड जो है उन दोनों की उन दोनों के बारे में बताएंगे कि आपकी मांग क्या होती है। तो मांग क्या होती है और दूसरा होती है मांगी गई मात्रा क्या होती है। तो ये चीज़ आप इंट्रोडक्शन बताएंगे। उसके बाद मांग का नियम क्या है वो आप बताएंगे। मांग के नियम की जो यहाँ पे अजम्पशंस हैं, यानी कि जो मान्यताएं हैं, वो मान्यताएं क्या हैं तो उसके बारे में आप बताएंगे। उसके बाद आप एक्सप्लेन करेंगे लॉ ऑफ डिमांड जो है उसकी आपको क्या करनी है, व्याख्या करनी है, कि मांग का नियम जो है वो आपका इस तरीके का बताता है कि अगर प्राइस ज़्यादा होती है तो डिमांड कम होती है। तो ये सारी चीज़ें आप बताएंगे। उसके बाद एक्सेप्शंस जो है, एक्सेप्शंस या जिसको हम बोलते हैं अपवाद, कि आपका जो अपवाद है, इस अपवाद की मैंने जो अभी ऊपर आपको 4-5 अपवाद बताए हैं, जिसके इसके अंदर क्या है, आपका जो मांग वक्र है वो जो इस प्रकार का होता है। तो इसके क्या क्या कारण हैं जहाँ पर आपका मांग का जो नियम है, मांग का नियम जो है वो आपका लागू नहीं होता। तो ये चीज़ें आप इसके अंदर बताएंगे। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है, और इस क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हम पढ़ते हैं द एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन इंक्रीज इन डिमांड एंड एक्सटेंशन ऑफ डिमांड। तो आपका पहला आता है कि आपकी जो इंक्रीज इन डिमांड की मांग में वृद्धि और एक्सटेंशन, मांग में वृद्धि और मांग में विकास जो है, इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है, तो वो डिफरेंस हमें यहाँ पे लिखना है। और उसके बाद एक जो चीज़ हमारे पास आती है कि डिक्रीज इन डिमांड और आपका कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड जो है वो क्या है। तो ये सारी चीज़ें जो है हम इसके अंदर पढ़ते हैं। तो अगर हम बात करें इसके अंदर उसके बाद जो इसके अंदर अपने नेक्स्ट जो कंडीशन है वो जो दिखाई गई है वो हमें क्या दिखाई है। तो नेक्स्ट जो हमें कंडीशन इसके अंदर क्वेश्चन पूछा गया है कि डिस्कस द कंडीशंस अंडर विच इंक्रीज इन प्राइस लीड टू इंक्रीज इन डिमांड, कि ऐसे क्या कारण है कि जो आपकी वस्तु की जो डिमांड है उसको बढ़ा देते हैं, कि अगर प्राइस बढ़ता है तो उसकी डिमांड को बढ़ा देते हैं। तो ये चीज़ इसके अंदर हम देखेंगे। तो यहाँ पर अगर हम बात करें एक एक करके इसके एक्सप्लेनेशन की, तो फर्स्ट जो हमारे पास आता है कि डिफरेंस हमें बताना है, यानी कि आपको क्या बताना है, अंतर बताना है किस चीज़ में, इंक्रीज इन डिमांड यानी कि मांग में वृद्धि और मांग
का विस्तार, मांग का विस्तार, और जो आपका ये दूसरा हमारे पास आता है क्या, मांग में वृद्धि। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है, और एक हमें बताना है डिक्रीज इन डिमांड, कि मांग में कमी और मांग में संकुचन। तो इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, तो ये चीज़ें हम देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हम पढ़ते हैं। तो अगर हम बात करें इसकी, तो हमारे पास क्या है, अगर हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करें तो इसके इंट्रोडक्शन में क्या है, इंक्रीज इन डिमांड आता है, कि जो आपकी डिमांड है वो इंक्रीज कैसे होती है। तो यहाँ पर हमारे पास जितने भी फैक्टर होते हैं, जैसे भी हमने पढ़े थे ऊपर, कि हमारे पास फंक्शन होता है किसका, पी, पी आर, टी, डब्लू, ई, तो ये सारी चीज़ें हमने ऊपर पढ़ी हैं। तो अगर हम बात करें कि आपका जो इंक्रीज इन डिमांड, जिसको हम बोलते हैं मांग में वृद्धि, मांग में वृद्धि, तो मांग में जो वृद्धि है उसका कारण क्या है, तो उसका कारण जो है, आप इस कीमत को छोड़ के इसको तो आप क्या कर दें, इसको आप कांस्टेंट मान लें। ये क्या है, आपके पास कांस्टेंट है, यानी कि स्थिर है। और जो मांग में परिवर्तन होता है वो बाकी इन सभी जो साधन हैं, ये बाकी जो सभी आपके पास फैक्टर हैं, इन सभी फैक्टर्स के कारण जो है आपकी मांग में परिवर्तन होता है। तो इस कंडीशन में जो आपका इस प्रकार का डायग्राम आपको एग्ज़ाम में बनाना है। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट आता है, तो नेक्स्ट हमारे पास आता है एक्सटेंशन इन डिमांड, कि जब आपके बाकी फैक्टर्स तो क्या रहे, कांस्टेंट रहें, लेकिन ठीक है, जैसे अगर अभी हमने बात करी थी कि आपका रिलेटेड गुड का प्राइस है, टेस्ट है, वेल्थ है, उसके बाद आपकी फ्यूचर की एक्सपेक्टेशन यानी कि भविष्य की जो उम्मीदें हैं, वो सारी तो आपकी क्या रहें, कांस्टेंट रहें, यानी कि वो तो क्या रहें, स्थिर रहें। ठीक है, ये तो स्थिर रहे, और जो आपकी कीमत है उस कीमत में परिवर्तन के कारण क्या होती है, ये आपकी डिमांड में चेंज आता है। तो आप इस प्रकार का जो डायग्राम है वो आप बनाते हैं, जहाँ पर ये आपकी टेबल है, इस प्रकार की जो आप टेबल है वो एग्ज़ाम में बनाएंगे। उसके बाद जो हमारे पास आता है, जो हमारे पास नेक्स्ट है, वो हमारे पास आता है कि आपका डिक्रीज इन डिमांड, कि आपका जो मांग में कमी है वो कैसे होती है, मांग में कमी आप बताएंगे। तो उसके लिए जो डायग्राम है वो डायग्राम आपका ये आप डायग्राम बनाएंगे इसके लिए। और उसके बाद अगर हम बात करें कि आपके पास जो आता है नेक्स्ट, तो नेक्स्ट हमारे पास आता है कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। तो कॉन्ट्रैक्शन जिसको हम बोलते हैं, ये हमारे पास क्या है, मांग में संकुचन, यानी कि मांग में संकुचन क्या होता है। तो यहाँ पे आप इस प्रकार का डायग्राम है, सभी डायग्राम्स की मैंने जो, अगर आप चैप्टर की आपने वीडियो देखी है तो वहाँ पर मैंने इनको डिटेल में एक्सप्लेन किया, तो ये सारी चीज़ें आप वहाँ से देखेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें कि आपका डिस्कस द कंडीशन अंडर विच द इंक्रीज इन प्राइस लीड्स टू इंक्रीज इन डिमांड, तो हेयर एक्सप्लेन द एक्सेप्शनल केस ऑफ डिमांड, कि यहाँ पर आपको क्या है, एक्सप्लेन करना है किसको, कि आपके जो एक्सेप्शनल केसेस हैं, यानी कि जो आपके अपवाद हैं, उन अपवादों को यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना है, यानी कि उन अपवादों की आपको क्या है यहाँ पर व्याख्या करनी है। कि क्योंकि देखिए जो आपका ये क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्या कहता है कि द कंडीशन अंडर विच इंक्रीज इन प्राइस, कि आपके क्या हो, प्राइस बढ़े, लीड्स टू इंक्रीज इन डिमांड, कि अगर प्राइस बढ़ते हैं तो ऐसी कंडीशन में जो आपकी डिमांड है वो भी बढ़े, और अगर आपके प्राइस कम हो तो उस कंडीशन में आपकी जो डिमांड है वो भी कम हो। तो ये क्या है, सिर्फ एक्सेप्शनल यानी कि अपवाद के केस में ही ऐसी स्थिति होती है। तो आप इस चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे कि जो आपके अपवाद हैं वो क्या क्या केस हैं उसके, तो वो चीज़ आप यहाँ पर पढ़ेंगे। तो आपका जो कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड है उसका चैप्टर वहाँ ये ख़त्म हो जाता है। तो जो नेक्स्ट चैप्टर आपके पास आता है उसको हम बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी कि इसको हम बोलते हैं मांग की लोच। तो मांग की लोच का ये जो चैप्टर है ये आप यहाँ पर पढ़ेंगे, और इसमें जो आपका पहला जो क्वेश्चन आता है वो क्या है,
व्हाट इज प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी कि मांग की लोच आपकी क्या है, मांग की कीमत लोच क्या है, मांग की कीमत लोच क्या है। एक्सप्लेन द फैक्टर अफेक्टिंग द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कि ऐसे साधनों की व्याख्या करें जो मांग की कीमत लोच को प्रभावित करते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे लिखेंगे, जो आपका इंट्रोडक्शन है उसके अंदर आप बताएंगे कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, यानी कि जो आपकी मांग की लोच क्या है, मांग की कीमत लोच क्या है, इसके बारे में आप बताएंगे। ये फॉर्मूला आप वहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद आप इसकी डेफिनेशन या परिभाषा आप बताएंगे। उसके बाद आप इसके अंदर बता सकते हैं डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी को। इसके आप सिर्फ जो है ना डायग्राम बनाएंगे, और अगर इसको एक्सप्लेन करना है तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 लाइन में ही आप इसको एक्सप्लेन करें, ज़्यादा लाइनें इसकी ना लिखें। और ये क्या है, 5 टाइप की आपकी इलास्टिसिटी है, तो ये इसको आप क्या है वहाँ पर बना दें। उसके बाद इसके अंदर क्या है, ये आपके पास जो मेजरमेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी है, तो यहाँ पर आपको क्या है, इन मेजरमेंट्स जो है सिर्फ इनके नाम लिखने हैं। इन नाम को आप जो है वो एक्सप्लेन नहीं करेंगे, इनकी व्याख्या आपको नहीं करनी। सिर्फ आपको ये बताना है कि जो मांग की लोच को मापने के अलग अलग साधन हैं, जो अलग अलग मेथड जो हैं वो कौन कौन से हैं। जैसे आपका फर्स्ट जो अगर हम बात करें, तो पहला जो आपका इसके अंदर मैंने लिखा है वो आपका है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, जिसको हम बोलते हैं कुल व्यय विधि। कुल व्यय विधि हमारे पास ये होती है फर्स्ट। सेकंड हमारे पास होती है प्रतिशत विधि। थर्ड हमारे पास जो होती है बिंदु विधि, ये हमारे पास क्या है, बिंदु विधि है। थर्ड हमारे पास आता है चाप विधि, जिसको हम आर्क इलास्टिसिटी बोलते हैं। उसके बाद हमारे पास ये फिफ्थ आता है रिवेन्यू, या जिसको हम बोलते हैं आय विधि। तो ये हमारे पास आता है। तो ये चीज़ आपको एक्सप्लेन नहीं करनी, बस इनके जो नाम है वो नाम आप यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है कि फैक्टर डिटरमाइनिंग द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कि जो आपके पास ऐसे कौन कौन से साधन हैं जो कि आपकी मांग की कीमत रोज को निर्धारित करते हैं। तो यहाँ पर मांग की कीमत रोज को निर्धारित करने वाले तत्व हैं। पहला आपका आता है नेचर ऑफ कम्युनिटी, कि वस्तु की जो प्रकृति है वो कैसी है। वस्तु की प्रकृति के बारे में आपको यहाँ पे बताना है। फर्स्ट है आपके पास नेसेसरी, यानी कि जो आपकी आवश्यकताओं की वस्तुएं। उसके बाद आता है कंफर्ट, यानी कि आराम वाली वस्तुएं हों। लग्जूरियस, जिसको हम बोलते हैं विलासिता की वस्तुएं, जैसे आपका एसी हो गया। लग्जरी कार, जैसे BMW की कार वगैरह जो है हमारे पास होगी, वो हमारे पास क्या है, विलासिता की वस्तुएं हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है इसमें वो आपके पास आता है अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशंस, की प्रतिस्थापन की उपलब्धता। प्रतिस्थापन की उपलब्धता, कि आपके पास जो प्रतिस्थापन में कितनी उपलब्धता है। गुड्स विद डिफरेंट यूज, वस्तुओं के विभिन्न उपयोग। फिर हमारे पास आता है पोस्टपोनमेंट ऑफ डिमांड, कि आपकी जो मांग है उसको कितना पोस्टपोन, यानी कि कितना उसको आगे बढ़ाया जा सकता है। पोस्टपोन मतलब होता है बढ़ाना। भविष्य के लिए मांग को
टालना भी हम इसको लिख सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है फिफ्थ, इनकम ऑफ कंज्यूमर, जिसको हम बोलते हैं उपभोक्ता की आय। फिर हमारे पास आता है हैबिट ऑफ कंज्यूमर, जिसको हम बोलते हैं उपभोक्ता की आदत या आदतें। फिर हमारे पास आता है प्रपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड ऑन कॉमोडिटी, आय का वह भाग जो वस्तुओं को खरीदने के लिए खर्च किया जाता है वो कितना है। उसके बाद हमारे पास आता है कीमत स्तर, जिसको हम बोलते हैं क्या, प्राइस लेवल। कीमत का स्तर है वो कैसा है। उसके बाद हमारे पास जो आता है नाइन्थ, इसमें हम बोलते हैं समय को, कि समय क्या है। फिर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की जो आपके पास पूरक वस्तुएं हैं वो कितनी है। तो ये सारे क्या है, फैक्टर्स वो हैं जो कि किसी भी जो वस्तु है उसकी कीमत लोच को प्रभावित करते हैं। फिर हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन आता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड हाउ वुड यू मेजर इट। कि जो आपके पास मांग की लोच से आप क्या समझते हैं, मांग की लोच से आप क्या समझते हैं, ये आपको बताना है। उसके बाद है हाउ वुड यू मेजर इट, आप इसे कैसे माप सकते हैं, ये आपको इसमें बताना है। उसके बाद अगर हम बात करें इसके इंट्रोडक्शन की, तो इसके इंट्रोडक्शन के अंदर जो है आप थोड़ा थोड़ा बताएंगे कि आपके पास जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो क्या है, कि जो वस्तु की कीमत लोच है उसके बारे में। फिर आप इसके अंदर बताएंगे इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की जो आय की लोच है वो क्या होती है। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे आपकी तिरछी, या आपके पास क्या है, तिरछी लोच क्या है, या इसको हम बोलते हैं टेढ़ी लोच भी। टेढ़ी मांग की लोच जो है वो आपके पास क्या होती है, तो ये आप इसके अंदर थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे। अगर हम बात करें मेजर की, तो यहाँ पर आप क्या है, कोई भी एक जो मेथड है आप उसको प्राइस इलास्टिसिटी को जिससे हम नापते हैं तो उसको आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पर उसकी आप एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं। जैसे अगर आपको परसेंटेज जो मेथड है जिसको हम प्रतिशत विधि बोलते हैं, अगर आपको मान लीजिए प्रतिशत विधि आती है अच्छे से, तो आप यहाँ पर प्रतिशत विधि जो है उसकी व्याख्या कर सकते हैं। या अगर आपको मान लीजिए आपको रिवेन्यू मेथड आता है जिसको हम बोलते हैं कि आय विधि अगर आपको आती है, तो आप आय विधि की यहाँ पे व्याख्या कर दें। लेकिन इनमें से किसी भी एक विधि की आप व्याख्या यहाँ पर करें। तो ये इसके बाद आता है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट आता है वो आता है एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की जो आपकी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है उसका संबंध क्या है, किस किस के बीच में। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, एवरेज रिवेन्यू और मार्जिनल रिवेन्यू जो है उसके बीच में क्या संबंध है। इसमें है कि आपका जो आता है इसको हम लिखते हैं क्या, औसत आय, सीमांत आय, औसत आय, सीमांत आय और मांग की कीमत लोच में क्या संबंध है, संबंध की व्याख्या करें। साथ में आपको बताना है कि एट व्हाट डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू इज ज़ीरो, कि इलास्टिसिटी के किस स्तर पर लोच
के किस को हम लिखते हैं ऐसे, किस स्तर पर मांग की लोच, सॉरी यहाँ पे हम लिखते हैं मांग की लोच के किस स्तर पर सीमांत आय शून्य होती है। तो ये चीज़ हम क्या है यहाँ पर लिखेंगे। तो इसके लिए आप क्या है इंट्रोडक्शन इसका लिखेंगे। उसके बाद आप इसको एक्सप्लेन जब करेंगे तो ये एक्सप्लेन जो है मैंने जब आपको नोट्स दिए थे, तो आप इसके अंदर जो है वो इस तरीके के से आप इसको सॉल्व करेंगे कि आपका जो लोअर पोर्शन होता है, अपर पोर्शन होता है, तो ये चीज़ें आप जो है जो नोट्स हैं उसके अंदर यहाँ पर ये चीज़ें समझ सकते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़ें जो मैंने एक एक करके आपको पूरी एक्सप्लेन कर रखी है कि आपकी अगर हम बात करें व्हाट डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी MR0, तो MR0 जो है वो किस कंडीशन के अंदर होता है, तो वो सारी चीज़ें आपको नोट्स में एज इट इज़ मिल जाएंगी। उसके बाद आपको जो लास्ट टर्म के अंदर जो है इसका कंक्लूज़न लिखना है कि जो आपने सोल्व किया है इसका कंक्लूज़न क्या है। उसके बाद हमारे पास आता है कि व्हाट इज़ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, की जो मांग की आय लोच है, तो मांग की आय लोच क्या होती है, तो ये आप बताएंगे। मांग की आय लोच क्या होती है। उसके बाद आप लिखेंगे हाउ विल यू मेज़र इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कि यहाँ पर आपका सेकंड क्वेश्चन जो इसमें बनता है कि मांग की आय लोच को किस प्रकार मापा जा सकता है। फिर हमारे पास आता है कि डिस्कस द डिग्रीज ऑफ इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, की मांग की आय लोच की डिग्रीज की व्याख्या करें। तो ये हमारे पास क्या है, हिंदी में हम इस क्वेश्चन को इस तरीके से समझ सकते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या है इंट्रोडक्शन बताना है। उसके बाद हमारे पास एक्सप्लेनेशन है कि आप इसकी एक्सप्लेनेशन बताएंगे जिसके अंदर जो है ये किस प्रकार से हम इस मेथड को फाइंड करते हैं या हमारे पास सॉल्यूशन क्या है। उसके बाद इसकी डिग्री जो है वो पहली जो डिग्री है कि आप पॉजिटिव यानी कि आपका जो धनात्मक इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड यानी कि आय की मांग की आय लॉस जो है वो धनात्मक कैसे होती है। फिर इसमें आप यूनिटरी बताएंगे यानी कि इकाई के समान हम इसको बताते हैं। फिर इसके अंदर हम बताते हैं लेस देन यूनिटरी की इकाई से कम कब होती है। फिर इसमें आपका आता है इकाई से ज़्यादा की स्थिति क्या होती है। फिर आपका नेगेटिव या जिसको हम बोलते हैं ऋणात्मक मांग की आय लोच, उसके बाद हम जीरो की शून्य आय की लोच, ये हम बताते हैं इसके अंदर। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है। फिर हम जो है आपका लास्ट एक क्वेश्चन आता है कि क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कि आप जो तिरछी या आरडी लोच या जिसको हम टेढ़ी लोच भी बोलते हैं, लोच की व्याख्या करें। तो वो हमारे पास है। इसके अंदर हम इंट्रोडक्शन लिखते हैं। फिर ये हमारे पास फॉर्मूले हैं कि किस तरीके से हम ये फार्मूला बनाते हैं। फिर इसकी डिग्री है जिसमें आपका पॉजिटिव है जिसको हम बोलते हैं धनात्मक। फिर आपके पास नेगेटिव है जिसको हम ऋणात्मक बोलते हैं। तो ऋणात्मक का जो ये डायग्राम है वो आप देख लेंगे।
उसके बाद हमारे पास जो आता है थर्ड कि जो आपकी जीरो इलास्टिसिटी है, क्रॉस इलास्टिसिटी वो आपकी किस तरीके से बनती है। तो जीरो इलास्टिसिटी है जहाँ पर नॉन रिलेटेड गुड्स होते हैं कि ऐसे गुड्स हो गए जिनका आपस में कोई भी संबंध नहीं होता है, तो वो चीज़ हमारे पास आ जाती है।